नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज दोस्तों 3 नवंबर है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। यानी अब से ठीक 30 दिन के बाद इंडिया टीवी की इसी स्क्रीन पर आपको 5 प्रदेशों के इलेक्शन रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी हारेगी, किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, सबसे तेज नतीजे पूरे विश्लेषण के साथ यहीं इंडिया टीवी पर आप देखेंगे। उससे पहले आज हम आपको मध्य प्रदेश का फाइनल ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। फाइनल शब्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद सीधे वोट पड़ेंगे, कोई ओपिनियन पोल नहीं आएगा। सारी पार्टियों के टिकट बंट चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं ने भी अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। जो गुटबाजी होनी थी जिस पार्टी में हो गई, हर सीट पर कैंडिडेट की पिक्चर भी क्लियर हो चुकी है। तो अब चुनाव की फाइनल पिक्चर क्या बन रही है? कुछ दिन पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी साफ आगे दिखाई दे रही थी बीजेपी से, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने स्पीड बढ़ाई और कांग्रेस को पीछे छोड़ा। हमारे पिछले ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की रेस में कांग्रेस पार्टी से आगे नजर आ रही थी। अब फाइनल ओपिनियन पोल में क्या तस्वीर बनती है? हम शुरू कर रहे हैं खास शो, अब की बार किसकी बनेगी सरकार। आपका मेहमानों से हम परिचय करा दें। सबसे पहले हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिवम त्यागी। स्टूडियो में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। शिवम जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है अभय दुबे जी। अभय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ तो स्टूडियो में नहीं है, बाहर से हमारे साथ हैं, जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही भावेश झा सीएनएक्स से, जिन्होंने सर्वे किया। भावेश, बहुत स्वागत है आपका भी। हमारे साथ 2 बड़े जानकार अनुभवी पत्रकार हैं। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। तो मैं आपके सामने ओपिनियन पोल क्या कह रहा है मध्य प्रदेश की फाइनल पिक्चर का पहला अध्याय रखूं, यानी पहला रीजन वो आपके सामने में रखूं। उससे पहले आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए एक पृष्ठभूमि आपको जानना जरूरी है कि 2018 में 5 साल पहले क्या नंबर आए थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और कौन मुख्यमंत्री था। और 15 दिन पहले आज से, यानी 19 नवंबर को हमने इससे पहले जो ओपिनियन पोल किया, पहला ओपिनियन पोल, उसमें क्या दिखाई दे रहा था। फिर हम ये दूसरे ओपिनियन पोल की बात करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जरा वो एक तुलना जो है वो आ जाए। मध्य प्रदेश में देखिए कुल 230 सीटें हैं। ये देखिए 2018 का नतीजा, जहां कांग्रेस पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, सरकार बनी थी, 114 सीटें आई थी, बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। अब हमने जो ओपिनियन पोल किया आज से 15 दिन पहले, तब परिस्थिति यह थी कि बीजेपी ने अपना ग्राफ 2018 से बढ़ा करके 115 तक पहुंचा लिया था। यानी 230 की विधानसभा में बिल्कुल बीच में, जहां पर सरकार बनती है, डॉट 115 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे नहीं थी, बड़ा क्लोज मार्जिन है। 5 सीटें केवल पीछे कांग्रेस दिखाई दे रही थी, 110 पर दिखाई दे रही थी 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को। अब हम आज जब 3 नवंबर को आपसे बात कर रहे हैं, तब क्या परिस्थिति आएगी वो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के फाइनल ओपिनियन पोल की, और शुरुआत मध्य प्रदेश के राजधानी क्षेत्र से, भोपाल से। भोपाल डिवीजन, जो भोपाल, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर बनता है, यहां विधानसभा की कुल 24 सीटें हैं। भोपाल डिवीजन में 2 पॉलिटिकल टाइटन्स की टक्कर होती है, यानी 2 बहुत बड़ी हस्तियां। यहां पर 10 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे राघौगढ़ के राजा, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह हैं, और 18 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो भी भोपाल रीजन से आते हैं। दिग्विजय सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके परिवार के लोग चुनावी मैदान में हैं, उनके बेटे, उनके भाई। शिवराज सिंह चौहान यहीं की बुधनी विधानसभा सीट से एक बार फिर चुनाव में उतरे हुए हैं। अब ये जो 24 सीटें हैं, इनका सर्वे जो है वो क्या बता रहा है, आपके सामने मैं रख रहा हूं। अब भोपाल क्षेत्र का सर्वे 24 सीटों का, इंडिया टीवी का फाइनल ओपिनियन पोल एमपी का बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन 24 में से 16 सीटें निकाल सकती है। ये 2018 से 1 सीट ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिख रही है। ये 1 सीट का नुकसान होगा। यानी यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, बल्कि अपना ग्राफ थोड़ा सा और उठा रही है। 1 सीट से बेहतर करती हुई दिखाई दे रही है 2018 की तुलना में। तो भोपाल रीजन, भोपाल क्षेत्र जो है वो बीजेपी के साथ जाता हुआ हमारे इस फाइनल ओपिनियन पोल में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है।
शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी बढ़त में दिखाई दे रही है। आपकी स्क्रीन पर ऊपर जो है नंबर भरते रहेंगे और बढ़ते भी रहेंगे जैसे जैसे हम एक एक क्षेत्र की बात करेंगे। 24 सीटों का ओपिनियन पोल, बीजेपी 16 पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है, कांग्रेस पार्टी 8 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत अच्छी की है ओपिनियन पोल के हिसाब से आपकी पार्टी ने, शिवम जी। देखिए सौरभ जी, शुरुआत ही अच्छी नहीं है, अंत भी अच्छा होगा। और जब हम सही 1 महीने बाद यहां पर बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे तो जाहिर है हम सरकार बना चुके होंगे और प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे। मैं बिल्कुल इन आंकड़ों से इतर नहीं हूं, लेकिन इतना है कि हम इस टैली को और अभी इंक्रीज करेंगे। जिस तरीके से हमारा कैंपेन चल रहा है, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई हैं, जिस तरीके से 1.5 साल में करप्शन नाथ की सरकार रही और घोटाले पर घोटाले पर घोटाले किए, जिस तरीके से हमारा 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, आने वाले समय में आप देखेंगे कि टेली भी इंप्रूव होगा। और कहीं ना कहीं रही बात कांग्रेस की, तो आजकल चाहे वो आपका चैनल हो और चाहे उनका चुनाव में आना हमेशा ऐसे ही देर में ही आते हैं, वो बाद में ही आते हैं। देखिए अभी भी आए नहीं है अभय दुबे। अभी आपके प्रतिद्वंदी आएंगे, देखिएगा फिर क्या जब तक आएंगे हम जीत जाएंगे, पूछते भी और जवाब भी देते हैं। पहले भोपाल का जरा समझ ले, भोपाल क्या है, भोपाल के ये रीजन जो है क्या कहलाता है, यहाँ कौन कौन सी सीटें खास तौर पर। हमने बताया दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों यहीं से आते हैं। और क्या खासियत है भोपाल की? देखिए भोपाल की आप पूरे रीजन की आप ओवरऑल यदि एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे यहाँ पे बीजेपी हमेशा से स्ट्रांग रही है। पिछली बार भी जब बीजेपी हारी थी तो 15 सीटें जीत के आई थी, तो बीजेपी एक स्ट्रांग वहाँ पे रहती है और बीजेपी को वहाँ पे हराना लगभग मुश्किल। आपने देखा 2000 दिग्विजय सिंह खुद भी लोकसभा में, दिग्विजय सिंह खुद भी कंटेस्ट किए थे लेकिन हार गए थे लोकसभा चुनाव में। धीरे धीरे देखेंगे जैसे जैसे ये क्लियरिफाई होता जाए कि बीजेपी एक कॉन्टेस्ट में, 2 महीना पहले जब बीजेपी वहाँ पे कॉन्टेस्ट में नहीं थी तो भोपाल रीजन में भी ये दिखने लगा था कि बीजेपी वहां भी पिछड़ रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ रहा है, कैंडिडेट जिस तरह के अनाउंस हुए उसमें आप देखेंगे कि बीजेपी भोपाल रीजन में अपना ग्रिप बहुत ही ज्यादा मजबूत की है। उसके रीजन सबसे बड़ी बात है जो सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व का जो है वहां पे एक अच्छा खासा चल। आपने देखा वहां पे एक माइनॉरिटी वोट भी ज्यादा है। देखिए मध्य प्रदेश में आप जाएंगे लगभग 20% जो है वो अर्बन में, मध्य प्रदेश के अर्बन में मुस्लिम वोटर है। उसका भी एक इम्पैक्ट है जिसका कि कहते हैं ना कंप्लीट पोलराइजेशन, एंटी पोलराइजेशन कहते हैं, उसका बीजेपी को फायदा मिला। और जिस तरह बीजेपी के अलग अलग नेता जिस तरह के बयान दे रहे, उसका कुछ हद तक फायदा भोपाल रीजन में बीजेपी को मिलता चलिए मैं आपके सामने अगला क्षेत्र भी रख देता हूं, कुछ सीटों का और सर्वे भी खुल जाएगा और बात भी जो है वहां से हम और जो प्रदेश के नेता हैं उनकी हम कर पाएंगे। मैं आपके सामने चंबल का जो सर्वे है वो भी रख देता हूं। चंबल क्षेत्र का सर्वे भी दिखा दीजिए। दूसरा रीजन चंबल, मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर। चंबल में कुल मिलाकर के 34 सीटें आती हैं। यहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। ग्वालियर के राजा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंह एक बड़ी हस्ती हैं जो चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं खुद, लेकिन उनका बहुत प्रभाव है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, वो भी चंबल से आते हैं। इनके अलावा कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता जो हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी चंबल से ही आते हैं। तो बहुत सारे दिग्गज जो हैं वो चंबल रीजन में हैं। मध्य प्रदेश का चंबल कभी डाकुओं के लिए बदनाम रहा और चंबल अब मध्य प्रदेश की राजनीति का एक किस्म का गढ़ सा बनता जा रहा है। 2018 में यहां 34 सीटों में से 26 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी, यानी चंबल क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पर एक तरफा कांग्रेस पार्टी ने जीता था। आज क्या कहती हैं 34 सीटें आपके सामने मैं रख रहा हूं। चंबल का ओपिनियन पोल भी, एमपी के फाइनल ओपिनियन पोल में चंबल की 34 सीटों की बात। यहां भारतीय जनता पार्टी 15 सीटें जीत सकती है और ये 2018 से 8 सीटें ज्यादा है। यानी चंबल में बीजेपी अपनी स्थिति को, बहुत खराब जो स्थिति थी उसको काफी बेहतर कर रही है। कांग्रेस पार्टी 19 सीटें जीत सकती है, ये 2018 की तुलना में 7 सीटों का नुकसान होगा। अन्य जो है यहां इस बार मैदान में हमें नहीं दिखाई दे रहे। कॉन्टेस्ट में 1 सीट का नुकसान, यानी 1 सीट पिछली बार अन्य के खाते में यहां गई थी, वो इस बार नहीं है प्ले में। लेकिन कॉन्टेस्ट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगभग बराबरी का दिखाई दे रहा है और ये जो है एक बड़ी बात होगी। चंबल में भारतीय जनता पार्टी का एक किस्म का कमबैक जो है वो आप देख रहे हैं। तो ये चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए चंबल में, जो माना जा रहा था कि वहां पर अंदरूनी लड़ाई भी बहुत है, लेकिन ये चुनाव में जाते जाते उतरते उतरते बीजेपी ने क्या वहां पर काम किया है कि परिस्थिति आपको ये दिखाई दे रही है। हर्षवर्धन जी। देखिए सौरभ जी, जब हम लोग पिछले इसी ओपिनियन पोल पर बात कर रहे थे तो बहुत एक जिसको कहें कि थोड़ा सा मैंने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक जीवन का ये सबसे कठिन समय है, सबसे मुश्किल समय है।
वो खुद को साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उससे तय होगा कि ग्वालियर के इस महाराज घराने से आने वाले नेता का अब क्या भविष्य होने जा रहा है। मुझे जो जानकारी मिली और जो अब दिख भी रहा है, उस वक्त भी मैंने कहा था कि वो शिवपुरी से चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं, बहुत एकदम पक्के तौर पर उन्होंने कह दिया, लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी अमित शाह को एक भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैं 22 विधायक लेकर आया था, जो सरकार बनी मध्य प्रदेश में, इस बार मुझे लेकर आने की जरूरत नहीं, मैं जिता कर लाऊंगा। और बड़ी असहज स्थिति हो गई थी, उनके बहुत नजदीकी मुन्ना लाल जैसे जो लोग जो उनके बहुत नजदीकी थे, उनके समर्थक आके गाड़ी के सामने लेट गए, बड़ा हल्ला हंगामा हुआ, लगा कि जैसे ग्वालियर चंबल पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन सिंधिया ने जिस तरह से जमीन पर जाकर मेहनत की, और सबसे ज्यादा कठिन था उनके लिए क्योंकि कांग्रेस से आए थे, भाजपा में भी उनको एक तरह से कहें कि प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था और कांग्रेस से भी प्रतिरोध झेलना पड़ रहा था। ऐसे में मुझे लगता है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपके इस ओपिनियन पोल में दिख रहा है। और अगर ये दिख रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्वालियर चंबल सबसे ज्यादा चिंता की बात भाजपा के लिए। अच्छा, अभय दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से हमारे साथ शिवम त्यागी हैं, वो अभी पूछ रहे थे हमारे कांग्रेस के साथी कहां रह गए। बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। अभी तक जो सर्वे दिखा रहा है मैं आपको बता देता हूं, देखिए जनता की तालियां आपके लिए हैं। कुल हमने ओवरऑल 58 सीटों की बात की है, भोपाल क्षेत्र की और चंबल की। इन 58 सीटों में से 31 पर भाजपा दिखाई दे रही है हमको आगे, आप बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं 27 सीटों पर। भोपाल में 2018 में बीजेपी ने अच्छा किया था, इस बार एक सीट बढ़ती दिख रही है। चंबल में आप आज भी आगे हैं, 18 में भी आप आगे थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी बहुत खराब परिस्थिति और 2018 वाली उसको बेहतर किया है, यह सर्वे दिखा रहा है। सौरभ जी, आपके चैनल में भाजपा की ये बढ़त गुलाबी है, मगर आपका सर्वे फर्जी है या आंकड़े किताबी है। आइए तो सही मध्य प्रदेश की जनता के पास एक बार पूछिए उनसे भारतीय जनता पार्टी का मिजाज। 150 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रही है, नोट करके रखिएगा आज के इस टेलीविजन शो को। आप अगर मध्य प्रदेश की जनता का मिजाज भाप नहीं पाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर और आपके चैनल पर भी पड़ेगा। इतना व्यापक रूप से नाराजगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में है। क्या क्या नहीं हुआ मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बच्चों का पोषण आहार मामा जी की सरकार ने खा लिया। मध्य प्रदेश में जानवरों को खाने वाला अनाज आदिवासियों को बांटा गया। भाजपा के नेता ने आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब करके उसका वीडियो वायरल कर दिया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने, अनूपपुर के मंडल अध्यक्ष ने मृत आदिवासी के सामने उसके भाई को चप्पलों से बर्बरता से पीटा। भगवान शंकर के महाकाल लोक में भीषणतम भ्रष्टाचार किया। और तो और विश्व में कहीं नहीं हुआ होगा वो जीएसडीपी घोटाला, अर्थात मध्य प्रदेश की विकास दर तक में घोटाला करके 2.5 लाख करोड़ रुपए अधिक राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बता दिया इन्होंने। हमने उसको पेपर पर प्रूफ कर दिया। किस आधार पर ये बात करते हैं बढ़त की? अरे बढ़त तो दूर, इनकी परिस्थितियां इतनी बदतर हो गई कि 20-25 साल तक इनको कोई मध्य प्रदेश में पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्यों प्रधानमंत्री जी ने अपना कैंपेन ड्रॉप किया एमपी के मन में मोदी? क्योंकि वो भी कुछ एक सप्ताह में समझ गए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। पिछली रैली में ना उन्होंने शिवराज जी का नाम लिया, ना उनके काम का जिक्र किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते फिर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं अब शिवराज चेहरा नहीं है? कुछ तो बात होगी ना कि अंदर खाने में ये भी जान गए हैं कि जो 18 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मध्य प्रदेश में, उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। सौरभ जी आइए मध्य प्रदेश और देखिए कैसे जय वीरू की जोड़ी दृढ़ता से लगी हुई है, और ये जो गब्बर का साम्राज्य है इसको नेस्तनाबूद। ठीक है अभय जी, अभय जी देखिए आप मेरे मेहमान हैं, आप देर से भी जुड़े और आप अपना ओपनिंग कमेंट दे रहे थे, मैं आपको बीच में रोकना नहीं चाहता था। आपने लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए मुझे उस पर एतराज है और मैं उसका उत्तर आपको देना चाहता हूं। चुनाव अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, इंडिया टीवी और सीएनएक्स नहीं लड़ रहा है, तो हम पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। पहले तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा ये सर्वे फर्जी है या किताबी है, मैं तो नहीं कहता कांग्रेस पार्टी झूठी है, मैं कह सकता हूं लेकिन मैं कह नहीं रहा हूं। आपने ये शब्द इस्तेमाल किए, मुझे एतराज है इस पर। सर्वे किया गया है जमीन पर उतर करके, सर्वे करने वालों ने ईमानदारी से काम किया है। एक मिनट अभय जी, आपने कहा मैंने सुना, मैं कह रहा हूं आप सुनिए। सर्वे गलत साबित होगा तो हो जाएगा। मैं अब सुने सर, मैं इस सर्वे में मैं ये बात करते हुए अभय दुबे जी ये नहीं कह रहा हूं आप नेताओं की तरीके से जो मैं कह रहा हूं वही शाश्वत और अटल सत्य है। मैं ये दावा नहीं करता, ये दावा आप लोग नेता हैं आप लोग करते हैं,
लेकिन किसी की मेहनत को फर्जी और किताबी कहना मुझे नहीं लगता कि आप जैसे सीजन प्रवक्ता को और नेता को शोभा देता है। कहिए अपनी बात। नहीं, इसमें एक बात और जोड़ दीजिए बिल्कुल कहूंगा, अबे जी, क्योंकि एक सेकंड। जमीन नहीं देखी जिसने भी सर्वे किया। मैं इंडिया टीवी, इंडिया टेलीविजन चैनल सर्वे एजेंसी नहीं है, लेकिन आपके लिए जिसने भी सर्वे किया वो भी यहां पर है, मेरे मेहमान है आपके सामने, आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। मैं एक लेकिन सेकंड जवाब दे दूं पहले। आप जब कह रहे हैं सर्वे फर्जी है, तो मेरे लिए जिसने सर्वे किया मैं तो उसके लिए खड़ा होऊंगा ना। अभय दुबे जी, मैं बता रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर सर्वे। नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। भावेश, आप जवाब दे सकते हैं, आप जवाब दीजिए। जमीन पर अभय जी जमीन पर आए होते। अभय जी रुक जाइए, एक मिनट में बताता हूं। मैं एक मिनट, ग्वालियर चंबल रीजन की बात कर रहे हैं ना। दो सारे लोकल बॉडी के इलेक्शन अब भी हार गए। मेयर के दोनों गुना ग्वालियर के हार गए। महाराज की स्थिति वहां बहुत बुरी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी। ग्वालियर चंबल संभाग से सबसे बड़ी बढ़त मिलेगी, ये लिख कर रख लिया। और महाराज की बात बता दूं एक मिनट में, सौरभ जी, महाराज इसलिए शिवपुरी से नहीं उतरे कि वहां हमने केपी सिंह जी को टिकट दे दिया, पिछोर से हटा कर दिया, नहीं तो वहां से लड़ाने की तैयारी थी वहां महाराज। अबे दुबे जी, आप ये सारी बातें कहिए, आपको कौन रोक रहा है? हमने तो इसलिए आपको आमंत्रित किया प्रोग्राम में, लेकिन आप कह रहे हैं फर्जी और किताबी, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में बैठकर जिसने जो जमीन पर गया उसने सर्वे छाप दिया है। इस पर मुझे आपत्ति है। आप अपना तर्क दीजिए, आप सर्वे को गलत कहिए, कोई आपको नहीं रोकता है, लेकिन आपकी जिन्होंने सर्वे किया उसके ऊपर आप सीधा आक्षेप कर रहे हैं। आपकी आपत्ति दर्ज कराइए। 3 दिसंबर को मैंने जो बात कही है हूबहू अक्षरशः सही ना हो तो आप मुझे कहिएगा। देखिए, यही फर्क है। मैं नहीं कह रहा हूं ना कि मैंने जो लिख दिया वही सच है। आप नेता हैं, आप दावा कीजिए, आप चुनाव में क्योंकि आप जरा जिन्होंने सर्वे किया उनकी बात सुन लीजिए। मैं अभय जी को याद दिलाना चाहता हूं, अभी कर्नाटका का चुनाव हुआ था, अकेला मैं सबसे पहले था जिसने बताया था कि कर्नाटका में कांग्रेस बड़ी अच्छी पोजीशन से जीत के आ रही है और क्लीन स्वीप। कोई भी सर्वे एजेंसी ने, कोई भी चैनल ने यह प्रिडिक्ट नहीं किया था कि कर्नाटका में कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके आ रही। तब तो आप बहुत तारीफ करें, तब क्या हो गया? तब क्या मैंने एक सेकंड, तब क्या मैंने कांग्रेस पार्टी के, अरे एक सेकंड सुनिए, तब क्या मैंने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ के बनाया था? आप जवाब दीजिए। ना मैंने देखा आपका सर्वे। बिल्कुल आप थे, बिल्कुल आप थे, आपके प्रवक्ता थे। आप क्या सिर्फ अपना इंडिविजुअल, आप क्या अपना इंडिविजुअल बयान दे रहे क्या यहाँ पे? नहीं, अब एक मिनट सुन लीजिए महोदय मेरी बात। उस समय का भी इंडिया न्यूज चैनल में अगर आपने सर्वे किया हो और बैठे हो तो मैंने उस समय भी कहा था कि आपका आंकलन ठीक नहीं है। हम 135-140 सीटें कर्नाटका में जीत के आ रहे हैं। कई बार आपके चैनल ने जो ओपिनियन पोल बताया उसमें कांग्रेस पार्टी को नेक टू नेक बताया, तब भी मैंने ये बात पहली बात तो ये मैं इकलौता था जिसने सबसे पहले बताया था कि कांग्रेस वहां पे मेजोरिटी से आ रही है। तो ये आप गलत बयानी मत कीजिए, ठीक है? पहली बात ये करेक्ट कीजिए। दूसरी बात मैं इंडिया न्यूज के लिए, इंडिया टीवी के लिए कर रहा था। नहीं रह गए, अब आप इकलौते नहीं रह गए। बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी को कॉन्टेस्ट में बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई जमीन की बिल्कुल अलग है। तो आप जमीन की बात कीजिए ना, आप मेरे सर्वे पे सवाल मत उठाइए, ठीक है? सवाल उठाइए, ठीक है, आपका वो है, लेकिन ये फर्जी कहना आपको शोभा देता है क्या? मैं आपको बोलता हूं कि आप जो बयान दे रहे हो फर्जी है। जब आप ये बड़े बयान देते हो, जब गलत साबित हो जाते हो रिजल्ट के बाद, तो माफी मांगते हो क्या? बताओ। देखिए, आप माफी मांगेंगे? आप बिल्कुल माफी। अरे सुनिए महाराज, आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। बिल्कुल मांगूंगा। फर्जी सर्वे किया था, पहली बात फर्जी कहिएगा। फिर आप देखिए अभय जी, आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे विजय, अब आपको कितना टूकूं मैं इस बात पर? आज आप आमादा हैं कि आप सोच करके आए कि मैं यही कहूंगा? पता नहीं आपको सर्वे का नतीजा किसने बता दिया। इसी सर्वे में अगर आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे जाएगी तो क्या कहेंगे? फर्जी कहेंगे तब भी? सर्वे देखिए, ये सर्वे आप ग्वालियर चंबल रीजन का बता रहे हैं, उस पर मेरी प्रतिक्रिया है, गंभीर प्रतिक्रिया है, क्योंकि जमीन देखी है मैंने पिछले 6-8 महीने में मध्य प्रदेश का चप्पा चप्पा घूमा है। अभी हम 230 विधानसभा अगले 15 दिन में कवर करने वाले हैं। बड़े नेता, हमारे शीर्षस्थ नेता, महाजनसंपर्क अभियान हमने कॉल किया है। 60 स्थानों पर दिग्विजय सिंह जी, 70 स्थानों पर कमलनाथ जी, 21 स्थानों पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, प्रियंका जी की बड़ी व्यापक स्तर पर रैलियां हैं हमारी। तो हम 230 विधानसभा तक पहुंचेंगे और उसके पहले एक चक्कर सारी विधानसभाओं का मैं लगा चुका हूं। इसलिए मुझे प्रत्येक क्षेत्र के संदर्भित विषय पर पता है कि वहां की जमीनी हकीकत क्या है। अब ठीक है अभय दुबे जी, आप ही को सारी हकीकत मालूम है, फिर तो ये कहना चाहिए हमको। अभी
आपको भी सुन रहे थे संजीव श्रीवास्तव जी, एक कमेंट में सर आपका भी लेना चाहता हूं। अभी तो 2 ही रीजन की मैंने बात की है, अभी तो आगे सर्वे क्या दिखाएगा मैं नहीं जानता, और अभी भी सर्वे यही दिखा रहा है कि भाई बीजेपी थोड़ा आगे है, थोड़ा सा पीछे कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। स्वीकार नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी को, लेकिन ये कैसे कोई हमको इन 2 क्षेत्रों में भी पीछे दिखा सकता है? देखिए, अब कांग्रेस पार्टी और दुबे जी जो कह रहे हैं वो उनका अधिकार है, जो भावेश कह रहा है वो उसका, मतलब मुझे दोनों की बातें समझ में आ रही हैं, क्योंकि एक लंबे समय तक मीडिया का एक रुख रहा है जिस पे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आपत्ति रही है, और उसी की वजह से और वो राजनीति का जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है और उसकी कुछ प्रतिबिंब मीडिया में भी दिखाया, उसका असर है कि अब हर बहस ही पोलराइज्ड हो गई है। लेकिन कुल मिला के मेरे जो आपने 2 रीजन्स बताए, मैं भोपाल के सर्वे पे थोड़ा बहुत सहमत हो सकता हूँ। वो शहरी इलाका है, पुराना बीजेपी का एरिया है, लेकिन जिस तरह की रिपोर्ट्स चंबल से आ रही हैं वहां पे, और जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि ज्योतिरादित्य बहुत डिफेंसिव पे हैं और काफी परेशानी में फंसे हुए हैं, उस तरह से उस रीजन में अगर बीजेपी अपनी 2018 के मुकाबले स्थिति को बेहतर कर रही है जी, तो वो काफी अचंभे की बात है और बीजेपी के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ग्राउंड मेकअप करेगी वहां पे, क्योंकि वहां पे बड़ा रिएक्शन है। जो कांग्रेस से लोग गए थे पार्टी छोड़ के ज्योतिरादित्य के साथ, उनके खिलाफ एक रिएक्शन प्रतिक्रिया है वहां पे। जमीन पे एक इवन ज्योतिरादित्य के लिए बहुत दिक्कतें चल रही हैं पिछले कुछ समय से जी सर। अब वो किस तरह से फाइट बैक करते हैं, और एक जो ओवरऑल तस्वीर निकल के आ रही है एमपी से, वो मैं हमेशा हर बार कहता रहता हूं कि बीजेपी का गढ़ रहा है। गुजरात से पहले जनसंघ का गढ़ एमपी रहा है और वहां पे उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। लेकिन जो हम सुनते हैं यहां बैठ के, उसमें लगातार ये बात आती है कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है इस बार। ठीक है और सर, उसका खामियाजा बीजेपी को शायद भुगतना चलिए अभी तो पड़ेगा। हम क्योंकि जो सर्वे जितना दिखाया उसी पर बात कर रहे हैं तो ब्रेक लेना पड़ेगा। उससे पहले शिवम का एक रिएक्शन, चंबल पर हैरानी जता रहे हैं और ऐतराज जता रहे हैं कि यह नंबर कैसे दिखाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी और संजीव जी। देखिए, मैं तो आपसे और जिन्होंने सर्वे किया उन दोनों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आप आते ही बिल्कुल अभय दुबे जी पर इस तरीके से लेकर चढ़ गए सर्वे, उनको अच्छा नहीं लगना था, नेचुरल बात है भाई। वो आप उनके फेवर में आंकड़े भी नहीं दे रहे हैं और आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी तारीफ भी कर दें। कुछ चीजें उन्होंने कही कि बहुत कुछ हुआ है ग्राउंड पे, उसकी छोटी सी एक झलक मैं आपको देता हूं। जब ये सरकार छोड़कर गए थे, उस प्रदेश की आर्थिक विकास दर 0.10% थी, आज 16% है। खादान 159 लाख मीट्रिक टन था, आज 619 लाख मीट्रिक टन है। फसल ऋण 15% ब्याज पर देते थे, आज 0% है। औद्योगिक विकास अब 24% है। प्रति व्यक्ति आय ये 12,000 पर छोड़कर गए थे, अब 1,40,000 है। बजट 23,000 करोड़ था, अब 3,14,000 करोड़ है। और इसके अलावा अगर मैं बिजली क्षमता की बात करूं तो 5,000 मेगावाट थी, अब 29,000 वाट है। सिंचाई क्षमता 7,68,000 हेक्टेयर थी, अब 47,000 हेक्टेयर है। ये कहते हैं कि हुआ नहीं कुछ भी। अब इन्होंने करप्शन पर और बात कही थी, करप्शन तो हुआ है सर। हमने भोपाल में कई जगह पोस्टर्स लगाए हैं और उसमें क्यूआर कोड भी लगाया है। जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो पेटीएम की तरह इनके 1.5 साल के घोटाले निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, थोड़े से मैं आपको बता देता हूं, 10 सेकंड और दे दीजिए। 1,963 करोड़ रुपए का मोबाइल घोटाला, 25,000 करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफी घोटाला, 24,000 करोड़ का हेलीकॉप्टर घोटाला, 1,174 करोड़ का गेहूं बोनस घोटाला। और ये तो सिर्फ 1.5 साल में कर लिया इन्होंने। अगर इनको 4-5 साल सरकार दे दो चलाने के लिए तो क्या हाल है। चलिए ठीक है, जवाब आएगा। अब इसी वजह से तैयारी कर रहे हैं आपके जवाब की। पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है और आगे भी रहेगी। ना न्यूज चैनल पर समय से है और ना चुनाव में समय। चलिए एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं। देखिए, अभी आपने बात की है भोपाल की, हमने चंबल की बात की है। इसके बाद महाकौशल क्या कह रहा है? बड़ा इलाका है महाकौशल, और यहां बीजेपी के दिग्गज भी हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दिग्गज जो चुनाव में है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वो भी यहीं से आते हैं।